24 सितंबर 2023 के दिन अमेरिका के लोगों ने आसमान से एक चीज को जमीन पर गिरते हुए लाइव देखा, जो 44,000 किलोमीटर की बहुत तेज रफ्तार से जमीन की तरफ बढ़ रही थी। नासा लगातार इस चीज को ट्रैक कर रहा था और ये चीज अचानक जमीन पर गिर गई। जब इसे खोला गया तो इसे हासिल होने वाली चीज से नासा बहुत ज्यादा खुश हुआ। आखिर उस चीज में क्या था और ये कहां से आई, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। नासा ने 2016 में ओसाइरिस मिशन को लॉन्च किया, जिसने जमीन से 8 करोड़ किलोमीटर दूर बेनू नाम के एस्टेरॉयड पर जाना था। ये स्पेसक्राफ्ट 7 सालों के बाद सितंबर 2023 को इस एस्टेरॉयड की मिट्टी के सैंपल्स लेकर जमीन की तरफ वापस आ रहा था। नासा का कहना है कि ये एस्टेरॉयड फ्यूचर में जमीन से टकरा सकता है। असल में ये एस्टेरॉयड सूरज को ऑर्बिट करता है। ऑर्बिट करते हुए ये जमीन के करीब से गुजरता है और हर ऑर्बिट में ये जमीन के करीब होता जा रहा है, जिसकी वजह से नासा का कहना है कि हो सकता है ये एस्टेरॉयड फ्यूचर में जमीन से टकरा जाए, जिससे जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। इसीलिए नासा इस एस्टेरॉयड को बहुत बड़ा खतरा मानती है। इसीलिए इस एस्टेरॉयड को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए 2016 में ओसाइरिस नाम के स्पेसक्राफ्ट को इस एस्टेरॉयड पर भेजा, जिसके 2 काम थे। पहला ये कि इस एस्टेरॉयड पर लैंड करके उसके सैंपल्स को कलेक्ट करना। दूसरा काम ये है कि उन सैंपल्स को कलेक्ट करके वापस जमीन पर लाना। लॉन्च के 2 सालों बाद यानी 3 दिसंबर 2018 को ये स्पेसक्राफ्ट बेनू के ऑर्बिट में पहुंच गया। इसके ऑर्बिट में जाते ही स्पेसक्राफ्ट ने एक ऐसी चीज देखी जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। असल में इसने वहां ब्लैक होल को देखा था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 11 नवंबर 2019 को जब ये स्पेसक्राफ्ट बेनू को स्टडी कर रहा था, तब इसमें लगी एक्सरे डिवाइस ने हमारे सोलर सिस्टम से 30,000 लाइट ईयर दूर एक ब्लैक होल से निकलने वाली रेडिएशंस को कैप्चर किया, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये व्हाइट कलर की दिखाई देने वाली चीज ही वो ब्लैक होल है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा रेडिएशंस निकल रही हैं। इस तस्वीर को खींच लेने के बाद स्पेसक्राफ्ट ने बेनू एस्टेरॉयड को स्टडी किया, जिसकी स्टडी से हमें पता चला कि यहाँ कार्बन बहुत ज्यादा मकदार में मौजूद है, जिसकी वजह से ये हमें बहुत ज्यादा डार्क दिखाई देता है। इतना ज्यादा डार्क होने की वजह से ये सूरज से आने वाली 94% रोशनी को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से हम इस एस्टेरॉयड को देख नहीं पाते। लैंड करने के लिए जब ये स्पेसक्राफ्ट इस एस्टेरॉयड के करीब गया तो साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि इस एस्टेरॉयड की सरफेस फ्लैट नहीं है, बल्कि वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से इस स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। क्योंकि नासा स्पेसक्राफ्ट को इस एस्टेरॉयड की जिस जगह पर लैंड करवाना था उसका साइज काफी बड़ा रखा गया था, लेकिन इतने बड़े साइज की जगह उस एस्टेरॉयड पर थी ही नहीं। नासा ने जब इस एस्टेरॉयड पर लैंड करने की जगह को फाइंड करने की कोशिश की तो नासा को वहां पर कोई भी सेफ लैंडिंग स्पॉट नहीं मिल सका, जिसकी वजह से नासा को लगा कि शायद अब इस एस्टेरॉयड पर सेफ लैंडिंग कर पाना या इस एस्टेरॉयड से सैंपल कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को देखकर साइंसदान बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन फिर कुछ साइंसदानों ने कहा कि हमें इस एस्टेरॉयड को स्टीरियोस्कोपी के जरिए देखना चाहिए। इसका फायदा ये था कि साइंसदान इस टेक्निक से इस एस्टेरॉयड को हर साइड से अच्छी तरह देख सकते थे। इस टेक्निक से नासा ने बेनू एस्टेरॉयड पर एक क्रेटर में 10 मीटर चौड़ी लैंडिंग साइट को फाइंड कर लिया, जो पहले प्लान की गई साइट से 5 गुना ज्यादा छोटी थी। कुछ देर के बाद स्पेसक्राफ्ट लैंड करने लगा, लेकिन जब ये इस एस्टेरॉयड की सरफेस से टच हुआ तो अचानक स्पेसक्राफ्ट इसकी सरफेस के अंदर जाने लगा, जैसे ये जमीन हार्ड नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। साइंसदानों का कहना है कि ये स्पेसक्राफ्ट 19 इंच तक इस एस्टेरॉयड के अंदर चला गया, लेकिन लैंड करने के बाद बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने लगी, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट ने फौरन इन रॉक्स के सैंपल्स को कलेक्ट किया और फिर इसके इंजन को ऑन किया गया और ये दोबारा स्पेस में चला गया। इसकी लैंडिंग वीडियो को देखकर नासा के साइंसदान का कहना है कि ये लैंडिंग इतनी ज्यादा हार्ड थी कि स्पेसक्राफ्ट तबाह होने ही वाला था, लेकिन ये किसी तरह से बच गया और सैंपल्स को लेकर फौरन स्पेस में चला गया और दोबारा से जमीन पर वापस आने लगा। 5 साल स्पेस में सफर करने के बाद 24 सितंबर 2024 को ये वापस जमीन पर पहुंचा, जब ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से
1,01,000 किलोमीटर दूर था तब स्पेसक्राफ्ट ने सैंपल्स कैप्सूल को जमीन पर भेजा, जिसके बाद ये कैप्सूल 44,000 किलोमीटर की रफ्तार से जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और साइंसदानों की सिलेक्ट की हुई लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन के एटमॉस्फेयर में इतनी तेजी से दाखिल हुआ कि इसकी बाहर वाली शीट का टेम्परेचर 2900 डिग्री हो गया। जब ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से 20,000 किलोमीटर दूर था तब इसके पैराशूट को ओपन किया गया, जिससे कैप्सूल की स्पीड कम होने लगी। जमीन के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने के 10 मिनट बाद ही ये कैप्सूल जमीन पर लैंड हो गया। जब ये लैंड हुआ तब ये बहुत ज्यादा गर्म था, इसीलिए कोई भी साइंसदान इसके पास नहीं गया। इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दिया गया। जब ये ठंडा हुआ तब साइंसदानों ने इसे अच्छी तरह से चेक किया कि कहीं लैंडिंग के दौरान कैप्सूल कहीं से टूट तो नहीं गया। अच्छी तरह से चेक करने के बाद उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लैब के अंदर लाया गया, जिसके बाद इस कैप्सूल को अच्छी तरह से सेव किया गया और इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को छोड़ा गया ताकि कैप्सूल जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस, पार्टिकल्स और किसी भी चीज से कंटेमिनेट ना हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करती, जिससे कैप्सूल के अंदर मौजूद सैंपल्स पर कोई भी असर नहीं होगा। इन सारे प्रोसेस के बाद सैंपल्स को नासा तक पहुंचाया जाएगा, यानी नासा इन सैंपल्स को स्टडी करके इस एस्टेरॉयड की फॉर्मेशन और इस सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के बारे में काफी कुछ जान पाएगी, क्योंकि साइंसदान का कहना है कि इस एस्टेरॉयड की उम्र 4.5 बिलियन साल है, जबकि हमारे सोलर सिस्टम की उम्र 4.6 अरब साल है। यानी ये एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन के सिर्फ 10 मिलियन साल बाद बन गया था। इसी वजह से इस एस्टेरॉयड से हम सोलर सिस्टम में मौजूद सितारों की फॉर्मेशन और एस्टेरॉयड्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट जितने भी सैंपल्स को जमीन पर लाया है उसका 25% हिस्सा नासा दुनिया के 200 साइंसदानों को भेजेगी, जिनमें इन सैंपल्स का 4% हिस्सा नासा कैनेडियन एजेंसी को देगी, 0.5% हिस्सा जापान की स्पेस एजेंसी यानी जैक्सा को देगी और इसी तरह कुछ परसेंटेज बाकी दुनिया की स्पेस एजेंसीज को देगी। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि इस एस्टेरॉयड को स्टडी करने की सबसे बड़ी वजह है इसका जमीन के करीब से गुजरना, जिसकी वजह से नासा को लगता है कि आने वाले वक्त में ये जमीन से टकरा सकता है। और नासा की स्टडी के मुताबिक ये एस्टेरॉयड 24 सितंबर 2182 को हमारी जमीन से टकरा जाएगा। ये टक्कर इतनी खतरनाक हो सकती है कि इसके जमीन से टकराते ही 12,000 मेगाटन एनर्जी खारिज होगी, जो किसी भी पावरफुल एटम बॉम्ब से 24 गुना ज्यादा है। इससे जमीन पर बहुत ज्यादा तबाही हो सकती है। इससे पूरी जमीन तबाह नहीं होगी, लेकिन जमीन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।